नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अभी हम जिस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं वह टॉपिक जुड़ा हुआ है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच द्वंद्व के लेकर के, संघर्ष को लेकर के, लड़ाई को लेकर के। देखो, अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ही महत्वपूर्ण देश हैं और इन दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक स्तर पर लड़ाइयाँ होती रही हैं। ऐसा नहीं है कि हाल में जो स्थिति उभरी है यही एक महत्वपूर्ण स्थिति के तौर पर देखी जा सकती है, बल्कि इससे पहले भी ऐसी स्थितियां देखी गई हैं जबकि दोनों देशों के बीच में द्वंद्व की स्थिति, लड़ाई की स्थिति सामने आई है। तो हम इसे एक एक कर समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये थोड़ा समझना चाहिए कि आखिर अजरबैजान और आर्मेनिया का जो लोकेशन है वर्ल्ड मैप पर, वैश्विक मानचित्र पर, वो कहाँ पर है। देखो, यहाँ पर मैप के स्तर पर यहाँ पर समझो कि ये आर्मेनिया है और ये अजरबैजान है। जो आर्मेनिया है वो तो एक एशियाई कंट्री के तौर पर जाना ही जाता है, जबकि हम अजरबैजान की बात करें तो यह यूरेशियाई कंट्री के तौर पर जाना जाता है। मतलब इसका कुछ हिस्सा एशिया में भी है और कुछ जो इसका हिस्सा है वो यूरोप में भी समझ में आता है। तो इस लिहाज से इसे सामान्य तौर पर यूरेशियाई कंट्री के तौर पर भी जाना जाता है। तो हम इन्हीं दोनों देशों के बीच एक जो महत्वपूर्ण विवाद का कारण है वह है नागोर्नो काराबाख। इसी विवाद के कारण इन दोनों देशों के बीच की जो लड़ाई की स्थिति बनी रहती है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये समझिए कि अजरबैजान के क्षेत्र में नस्लीय अर्मेनियाई अलगाववादियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में तनाव की स्थिति अक्सर यहाँ देखी जाती है। यहाँ ध्यान रखना कि जो नागोर्नो काराबाख है वो सामान्य तौर पर यदि हम बात करें तो वो अजरबैजान के नियंत्रण में है, लेकिन उस नियंत्रण वाले क्षेत्र में जो जनसंख्या है सबसे अधिक, वह जनसंख्या किसकी है? तो अर्मेनियाई मूल के लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नियंत्रण में है अजरबैजान के, और जो लोग वहां पर रहते हैं, जो लोग वहां पर निवास करते हैं, वो दरअसल हैं अर्मेनियाई मूल के। तो ऐसे में नस्लीय भेदभाव की स्थिति भी यहाँ पर देखी जाती है और इस तरीके से एक अलगाववादी रवैया यहाँ पर सामने निकल कर आता है और यह एक बड़ी वजह है इन दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर के। आगे बात करें तो सीज फायर के उल्लंघन को लेकर करके इन दोनों देशों के बीच में वर्तमान में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। 2020 में भी इससे पहले इन दोनों देशों के बीच में टकराहट हो चुकी थी और उसके बाद सीज फायर लागू किया गया था। लेकिन हाल में अजरबैजान ने दावा किया है कि अर्मेनियाई सेना ने हमारी सेना पर हमला किया है, उसे मारा है। ऐसी स्थिति सामने आई कि 3 सैनिकों की हत्या कर दी गई और ऐसे में अजरबैजान ने इसी के अगेंस्ट में रिटेलिएशन करते हुए, विरोध करते हुए और हमला कर दिया और इस कारण से यहाँ पर जो है तनाव की स्थिति पनप गई। आगे हम बात करें तो दोनों देशों के बीच जो ऐतिहासिक तनाव की स्थिति पनपी है उसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा सा हम समझ लें तो 1920s के समय में सोवियत सरकार, जब उस समय रूस में जार का शासन था, उस दौरान इसे स्वायत्त क्षेत्र के तौर पर समझा गया था, बनाया गया था। इसके बाद 1988 में नस्लीय तनाव की स्थिति यहाँ पर फिर से पनपी थी और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सोवियत संघ यानी कि USSR जब था तो उसी समय जो अजरबैजान था या फिर आर्मेनिया था, ये सारा का सारा USSR के ही अंतर्गत था, है ना। 1992 में जब सोवियत संघ का विघटन होता है, जब उसका डिसोल्यूशन होता है, तब फिर आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों अलग अलग देश के तौर पर सामने आते हैं। लेकिन जो नागोर्नो काराबाख है, नागोर्नो काराबाख को जो दिया जाता है वो अजरबैजान को दे दिया जाता है। ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था, USSR का जो विघटन हुआ था, उसके बाद ये कई सारे जो देश बने थे, लगभग 15 देश ऐसे बने थे। इन्हीं में से एक अजरबैजान है और एक आर्मेनिया है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है और आर्मेनिया की राजधानी येरेवान है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष यहाँ पर निकल कर सामने आता है। आगे हम बात करें तो 2020 में भी युद्ध की स्थिति बनी थी इन दोनों देशों के बीच में, मैंने अभी जिक्र किया भी। इसके बाद अब जो वर्तमान में स्थिति है, इस संदर्भ में ये समझने की कोशिश करनी है कि अमेरिका, रूस, यूरोपीय यूनियन जैसे जो संघ हैं, इनके माध्यम से भी इस तनाव को कम करने की वकालत की जा रही है और ये चाह रहे हैं कि
इन दोनों देशों के बीच में नागोर्नो काराबाख को लेकर करके जो ये तनाव फिर से उभर गया है, इसको किसी भी तरीके से शांत किया जाए। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि आखिर जो नागोर्नो काराबाख का इलाका है वो आर्थिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अजरबैजान जो है इस वाले क्षेत्र से कई तेल और गैस पाइपलाइन गुजारता है, जो कि तुर्की और यूरोप के अन्य देशों की ओर वो जाता है। ऐसे में इस क्षेत्र की अपनी जो महत्ता है वो सामने आती है, और ऐसे में यदि इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई की स्थिति पनपती है, लड़ाई होती है, तो फिर हो सकता है कि ये जो तेल और गैस पाइपलाइन है इनको भारी नुकसान भी इससे उठाना पड़े, है ना। तो इन सब कारणों से भी ये जो अमेरिका और रूस जैसे देश हैं ये सब यहाँ पर थोड़ा चिंतित हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रूस है ना, रूस के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया कि रूस जब यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के तौर पर था तो उसी में आर्मेनिया और अजरबैजान थे, और जब विघटन होता है तो ये दोनों अलग अलग देश बन जाते हैं। तो इन दोनों देशों के बीच में जब लड़ाई की स्थिति बनी तो रूस की ही मध्यस्थता में इन दोनों देशों के बीच में कई बार जो है सुलह की कोशिश की गई है। यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट कर दूं कि 1994 में, है ना, 1994 में जब रूस के जो राष्ट्रपति थे वो बोरिस येल्सिन थे, तो उनके नेतृत्व में भी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में शांति समझौते की कोशिश की गई थी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि फ्रांस, अमेरिका और रूस, ये तीनों जो देश हैं, इन तीनों देशों ने मिन्स्क ग्रुप, है ना, मिन्स्क, ठीक है, मिन्स्क ग्रुप, ठीक है, इसमें भी ये लोग शामिल हुए थे, और इसका जो प्रयोजन था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था इस मिन्स्क ग्रुप का, इसका यही था ऑब्जेक्टिव कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में इतने सालों से जो एक नस्लीय तनाव की स्थिति बनी रहती है, इसको कैसे भी करके सॉर्ट आउट किया जाए, समाप्त किया जाए। लेकिन यहाँ पर चिंतनीय बात यह है कि यह जो ग्रुप है ये हमेशा साइडलाइन ही रहा है इस पूरे मामले में, है ना। अभी तक इस ग्रुप ने कोई खास ऐसा काम नहीं किया है जिससे इस युद्ध को या फिर युद्ध की स्थिति को समाप्त किया जा सके। तो ये सब कुछ ऐसी गतिविधियां रही हैं जो कि यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर इंटरनेशनल जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, वो यहाँ पर काम कर रही हैं। यहाँ पर आपको मैं ये भी ध्यान दिला दूं कि जो अजरबैजान है, अजरबैजान को साथ कौन देता है, तो वो तुर्की साथ देता है ना। अजरबैजान को तुर्की साथ देता है। अजरबैजान को जहां एक तरफ तुर्की साथ देता है, वहीं जो रूस है ना, रूस ने दोनों को ही आर्थिक और सैन्य सहयोग के माध्यम से मदद करने की कोशिश की है। लेकिन जो तुर्की है, तुर्की ने अजरबैजान का पक्ष हमेशा से लिया है। तो यहाँ पर ये चीजें भी आपको समझनी चाहिए, क्योंकि जब तुर्की अजरबैजान का पक्ष लेता है तो ऐसे में जो पश्चिमी देश हैं वो तुर्की का विरोध भी करते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, है ना। तो ये सब कुछ जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं, और इस बीच वर्तमान में जो तनाव की स्थिति पनपी है इन दोनों देशों के बीच में, इस संदर्भ में हमें ये समझना होगा कि अमेरिका, रूस और ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन ने भी इस माहौल को कम करने की कोशिश करने पर बल दिया है, ताकि ये दोनों देश किसी भी तरीके के आगे झगड़े की स्थिति को और अधिक व्यापक न करें, और इससे शांति की जो स्थिति बन सकती है उसे समाप्त न करें, है ना। तो आज की चर्चा में जो हमने समझने की कोशिश की है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो ये द्वंद्व है, जो ये तनाव है, इसका मूल कारण क्या है, तो ये इसका मूल कारण है नस्लीय अलगाववाद की स्थिति, और यह इसकी पृष्ठभूमि हमने 1920 से देखी है। इसके बाद यूएसएसआर में किस तरीके से ये दोनों देश शामिल थे, पहले उसी के अंतर्गत थे, बाकी बाद में जब विघटन हुआ तो फिर ये दोनों अलग अलग देश के तौर पर सामने आए, कैसे इन दोनों के बीच में अक्सर विरोध की स्थिति रही है, और बाकी जो महत्वपूर्ण देश हैं फ्रांस, रूस, अमेरिका, इनकी इस पार्टिकुलर रीजन में क्या भूमिका है और इस पार्टिकुलर रीजन का क्या महत्व है, इन सब पर हमने आज के इस टॉपिक में चर्चा की है। उम्मीद है आपको यह चर्चा पसंद आई होगी। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। यदि आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा तो फिर आप इसे शेयर भी कीजिए। ऑल द बेस्ट।